नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे। मैं हूं नेहा शुक्ला और मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर इनसाइट्स विद विशाल सूद। और इस सीरीज़ में हिमाचल की खास जो मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन तो करेंगे ही, साथ नेशनल और इंटरनेशनल के क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है वो भी हम विशाल जी से जानेंगे। तो लेट्स वेलकम विशाल फर्स्ट। हेलो विशाल। थैंक यू नेहा, आई एम गुड। तो जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि हिमाचल के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल में क्या इम्पॉर्टेंट चल रहा है उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुराग ठाकुर पर मैं चाहती हूँ कि पहले बात हो जाए। क्या अनुराग ठाकुर ही वो शख्स हैं जिन्होंने आपकी हिमाचल यूनिट को डिसॉल्व करने पर मजबूर कर दिया? अनुराग ठाकुर इज़ अ वेरी सेवी पॉलिटिशियन। उन्होंने जो छोटी एज में अचीव किया इट इज़ ट्रिमेंडस। उनकी जो रिस्पेक्ट है बीजेपी में और सीनियर जो पार्टी लीडर्स हैं उनके बीच में, दैट इज़ ट्रिमेंडस, और इसीलिए उनको इंपॉर्टेंट रोल दिए जाते हैं। और हिमाचल उनका होम टाउन है। यू नो हिज फैमिली हैज़ बीन इन पावर ओवर देयर फॉर कंसिडरेबल टर्म्स। और हिमाचल में उनका इन्फ्लुएंस बहुत है। जो भी हिमाचली हैं, जो भी पॉलिटिकल एस्पेरेंट्स हैं, लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, आई एम श्योर कि वो अनुराग ठाकुर की गुड बुक्स में रहना ही चाहते होंगे। और ये कोई बड़ी इसकी ऑफकोर्स अटकलें तो लगाई जा सकती हैं, बट और अनुराग ठाकुर बीसीसीआई का भी पार्ट रहे और बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। तो ही नोज हाउ टू प्ले द गेम। और डेफिनेटली क्रिकेट से ज़्यादा ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स लॉट वेल, और उन्होंने काफ़ी सक्सेस अचीव किया है। तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अब जैसे हिमाचल में इलेक्शन आने हैं, अनुराग ठाकुर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा कि भाई क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उनकी ग्राउंड में पकड़ है, वो एक यूथ आइडॉल बने हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं उन्होंने ये किया भी हो, पर ये सिर्फ अटकलें हैं, इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अनलेस समवन सेज। बट अगर आप देखें हिस्ट्री उन पॉलिटिशियंस की जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया है, इट डजंट लुक गुड। बट एट द सेम टाइम अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, दे हैव बीन कनेक्टेड विद द जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि जिनकी वजह से वो छोड़ के गए हैं, उनके साथ पर्सनल कनेक्ट रहे हैं। तो इसीलिए ये अटकलें आ रही हैं। बट कॉन्क्रीट लेवल पे फंडामेंटली तो बात ये है कि आम आदमी पार्टी को डिजर्ट करके दे हैव ज्वाइंड बीजेपी, और इट हैज़ वीकेंड उनकी पूरी स्ट्रेटजी, जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी है उसको वीकन कर दिया है। और हिमाचल में आम आदमी पार्टी का सक्सेस उतना आसान और बड़ा नहीं होगा जितना पंजाब में रहा है। ये फैक्चुअल चीज़ है। बिकॉज 2017 में ही वो सिग्निफिकेंट पार्टी बन गए थे पंजाब में, उनके एमपीज थे यहाँ पे। हिमाचल में दे विल डेफिनेटली वांट टू रेप्लिकेट, बट वो सक्सेस मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 महीने पड़े हैं, ऑल्दो इट इज़ टफ। उनको फिर से अपनी टीमें बिल्ड करनी पड़ेंगी, क्योंकि वुमेन यूनिट की जो पूरे स्टेट लेवल की हेड थी वो चली गई, राइट। उसके अलावा और भी कुछ सीनियर लोग जो आम आदमी पार्टी के साथ थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे आम आदमी पार्टी को काफ़ी देर से, उन्होंने छोड़ दिया। अब होता क्या है कि एक पार्टी जो वैसे ही नहीं है उस एरिया के लिए, और हालांकि उन्होंने अभी काफ़ी अच्छा सक्सेस ले लिया और 2 स्टेट्स में अब उनकी गवर्नमेंट है, उनको फिर से एक टॉप लेवल के लीडर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको उसके बाद उनके कार्डर को बिल्ड करना विल बी स्लाइटली टफर। इसने मुश्किलें तो बढ़ाई हैं आम आदमी पार्टी के लिए, बट लेट्स सी कि अगले 2-3 महीने में क्या होता है। और वैसे भी नेता लोग हैं, कल को वापस आम आदमी पार्टी में भी आना चाहें तो कौन मना कर सकता है उनको। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो क्यों गए हैं, उसके रीजंस क्लियर होने चाहिए कि वाई दे हैव ज्वाइंड। एंड अगेन रीजन जो वो पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं वो नहीं, जो एक्चुअल रीजन है और क्यों वापस आएंगे उससे आपको, अगर कुछ लोग वापस आते हैं तो इट नीड्स टू बी सीन। हम इसको देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा इसका बहाव देखते हैं कि अब किस तरफ करवट ऊँट किस तरफ हवा चलती है और किस करवट ऊँट बैठता है, ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा। विशाल, हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल एक रिक्रूटमेंट है और उसमें पेपर लीक की बात आ रही है। सोलन पुलिस ने ऑलरेडी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर दी है। इस पेपर लीक को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो चैट वायरल भी हुआ है, व्हाट्सएप चैट? देखो, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड वेरी थॉरली। रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुके हुए हैं एंड अब उसके कुछ दिनों के बाद ये व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। अब ये चैट कितनी जेन्युइन है इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बड़े यूथ का फ्यूचर कंसर्न है। जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं और जो सिलेक्ट हुए हैं, क्या वो अपनी मेरिट की वजह से हुए हैं? और पुलिस फोर्स ने बाद में लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है। जो बंदा पहले ही बेईमानी से आया, अलग करेक्टर से आया, वो बड़ी डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। तो आई थिंक इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन, अब क्या पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, इस वक्त ये हिमाचल गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा क्रिटिकल इशू भी बन सकता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे अगर इस तरह की न्यूज़, करप्शन की इस तरह की
अटकलें भी लगाई जाए, लोगों का माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं ये इनफैक्ट सुझाव दूंगा बीजेपी गवर्नमेंट को कि प्रोएक्टिवली इसकी तह तक पहुंचे, जल्दी से जल्दी इसकी गहराई में जाने। अगर कोई कल्प्रिट है तो उसको भी जल्दी आइडेंटिफाई करें। कुछ लोगों को उन्होंने लिया है, अपनी हिरासत में लिया गया है, बट लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट कि भाई इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। और इस खबर को हिमाचल टुडे इज फॉलोइंग रेगुलरली। वी विल टॉक टू द ऑफिशियल्स ऑल्सो कि उनकी डे टू डे प्रोग्रेस क्या चल रही है इस डायरेक्शन में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपको लग रहा है कि इससे यूथ वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है नाराज हो सकता है? यूथ क्या, कोई भी नाराज होगा। आप अगर करप्शन हो रही है, पर इसका पहले प्रूफ होना चाहिए। हम इट शुड नॉट बी स्पेक्युलेटिव कि क्या वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या किस लेवल पे ये काम हुआ है, और हुआ भी है कि नहीं हुआ भी उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। तो इस चीज को अगर प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट मैनेज करेगी, गवर्नमेंट को इस वक्त लीड लेने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे शक करने की जरूरत नहीं है, और इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किस लेवल पे बात स्टार्ट हुई है, क्लरिकल लेवल पे है या उससे सीनियर लेवल पे है या पॉलिटिकल लेवल पे, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और अगर अभी तक अगर हिमाचल गवर्नमेंट पे इस तरह के कोई इल्ज़ाम नहीं लगे हैं तो उस छवि को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें भी उनको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब विशाल, जब से यूक्रेन एंड रशिया वॉर चल रही है तब से एक फूड क्राइसिस भी जो है वो अब वर्ल्ड के सामने एक चैलेंज बनकर निकला है। और हमारे जो EAM है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने कहा है कि इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल जो फूड क्राइसिस है इससे वर्ल्ड को बाहर निकाल सकता है। हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? लुक, अब इससे एक बात तो पता चलती है कि हम जनरली एनर्जी क्राइसिस की बात करते रहे क्योंकि वो हमें ज़्यादा इंपैक्ट करता था, हमारे यहाँ पे ऑयल प्राइसेस बढ़े। बट रशिया एंड यूक्रेन आर दी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे मेजॉरिटी वीट प्रोडक्शन दुनिया की वहाँ पे हो रही है, और देवर एक्सपोर्टिंग नेशंस। तो काफ़ी देश उनकी वीट प्रोडक्शन पे रिलायंट थे। आज काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं यूरोप के आसपास की जहाँ पे और हफ्ते के बाद उनके सुपरमार्केट्स में से ब्रेड खत्म हो जाएगी, और इंडिया हैज़ फूड सरप्लस, वीट सरप्लस। सो इंडिया कैन प्ले अ गुड रोल रादर देन कि हमारे स्टोरेज में पड़ी हमारी वीट कई बार ख़राब हो जाती है, तो इसकी अच्छी यूटिलाइजेशन हो सकती है। ये हमारे फार्मर्स के लिए भी यूज़फुल है। एंड एट द सेम टाइम दैट इज़ व्हाट आवर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हैज सेड रिपीटेडली। हालांकि जब वो 2+2 मीट के लिए गए, और ये भी वाशिंगटन की बात है जब ये बात हुई है, बार बार उनसे यूएस के जर्नलिस्ट बार बार ये पूछते रहे कि भाई आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना क्यों नहीं, और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि एक बार ऑयल इंपोर्ट के नंबर्स तो देख लो आप। जितना हम महीने में लेके आते हैं रशिया से, उतना तो यूरोप एक आफ्टरनून में खरीद लेता है। सो इट वाज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, और ये दिखाता है कि हमारी कैसे सॉवरन फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है टू बिल्ड आवर गुडविल एज अ पावर विच इज़ फॉर पीस, विच इज़ फॉर वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ल्ड वेल बींग। अब एक कंट्री है जो अपने आप को सुपर पावर मानती है, वो ये बार बार वहां पे हथियार भेज रही है। अभी भी उन्होंने $800 मिलियन के हथियारों की सपोर्ट दे रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे क्या इसका कोई रिजल्ट आ रहा है? क्या रशिया को ये लग रहा है कि भाई $800 मिलियन के हथियार आ गए, अब लड़ाई बंद कर दें? वो रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। और एक कंट्री है जो वहां पे मेडिसिन भेज रही है, जो जहां पे खाना भेज रही है, तो विच इज अ मोर रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड पावर। तो इस वक्त इंडिया, काफी देशों की नजरों में इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ रही है। ऑफ कोर्स जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होंगे वो क्वेश्चन करेंगे हमें, बट व्हाट आई थिंक इज इंडिया हैज played its part perfectly as a responsible power of the world। और इससे हमारे फार्मर्स की भी इनकम बढ़ सकती है। अगर हम अच्छे रेट पे उस वीट को फॉरेन कंट्रीज को सप्लाई कर पाएं, या उससे हम एनर्जी ट्रेडिंग कर पाएं, सो इट कुड बी गुड फॉर आवर फार्मर्स ऑल्सो। और जो एक्सेस वीट हमारे पास पड़ी है, जो जिसने कभी ना कभी अगर खराब होना है, तो वी कैन यूटिलाइज इट मोर इफेक्टिवली। तो अगेन इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बेसिस पे ही आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि हमारी इंडिया एज अ गवर्नमेंट, और जयशंकर जी ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है इंडिया को, और जो ऑप्शंस दिए हैं, विच आर फॉर द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि आप दुनिया में अगर इस वक्त इस लड़ाई में अगर कोई भी मेजर सुपर पावर, इंडिया इज प्लेइंग इट्स रोल वेरी वेरी वेल। और इंडिया को एक क्लैरिटी आ गई है कि उनके लिए दे आर enlightened about their own self interest। enlightened word is important, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि जो हमारे, जब ईरान के ऊपर जब ये बैन लगा था और सैंक्शंस लगी, तो इंडिया ने वहां से ऑयल लेना बंद कर दिया, क्योंकि तब इंडिया को पता था हमारे इंटरेस्ट में है कि ईरान डज नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू ऑफर, देयर इज नो पॉइंट ऑफेंडिंग यूएस इन दैट। तो इंडिया ने कुछ उनसे नेगोशिएशंस की, हमारे ऊपर S-400 इंपोर्ट करने की सैंक्शंस नहीं लगी।
अब विद रशिया, और ये यूएस के भी ऑफिशियल समझते हैं, हमारा 50-60 साल पुराना उनसे एक रिलेशन है। हम डिपेंडेंसी, हम अपने देश को रिस्क पे नहीं डाल सकते क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी फ्लॉड है या उसके रिजल्ट आप सर्टन रिजल्ट चाहते हो। तो इन दैट वे इंडिया हैज शोन दैट डिटर्मिनेशन एंड विल पावर कि हम आपके साथ सर्टन लेवल पे एसोसिएट करने को तैयार हैं जहां पे हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, और जहां पे हमारे देश, हमारे लोगों के इंटरेस्ट हर्ट होंगे, वी विल मूव अवे फ्रॉम इट। सो वी कैरी दैट सॉवरेनिटी विद आवरसेल्फ। सो विशाल, अभी ब्रुकलिन की जो ट्रेजेडी हुई है उसमें जो बाइडेन के रोल पे फिर से जो है क्वेश्चन मार्क पुट किया है, क्या लग रहा है जो प्रोमिसेस जो बाइडेन हैज़ मेड वो कहीं फुलफिल नहीं हो पाया, या वेयर द यूएस इज बीन स्टैंडिंग राइट नाउ? मेरे को ऐसा लगता है जो बाइडेन इस वक्त अब तक के, एटलीस्ट जब से मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स को या यूएस के बारे में पढ़ना या समझना शुरू किया है, ही इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट प्रेसिडेंट्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। He has become a president, but I think he was just a vice president material. He is too insecure. वो अपनी उस इमेज को बनाने के लिए दूसरे इलेक्शन के लिए उन्होंने यूएस को और पूरी नेटो को एक वॉर में धकेल दिया रशिया के साथ। सेकेंडली, जब वो इलेक्शन में आया तो उन्होंने बोला था, आई एम अ फैमिली मैन, आई विल कंट्रोल द आर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बट ही हैज डन नथिंग। ही इज समवन हु कैन टेक प्रेशर ऑफ गन, जो गन लॉबी है वहां पे। इट इज़ अ ह्यूज बिजनेस। आप इमेजिन करो एक कंट्री जिनके पास स्पेंडिंग पावर है, पर कैपिटा स्पेंडिंग इनकम इज क्लोज टू $60,000-70,000, वहाँ पे हर बंदे के पास बंदूक खरीदने का राइट है। कितना बड़ा बिजनेस है ये। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू। अब वो ये कहते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दूं, उनका जो सेकंड अमेंडमेंट है उसके अंदर एवरी अमेरिकन हैज द राइट टू बियर आर्म्स। ये आपका जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, ऐसे ही अमेरिका में उन्होंने हथियार रखने का हक दिया हुआ है सबको, कि हर कोई अपने पास गन रख सकता है। अब क्योंकि जब वो कोई चीज, ये उस टाइम पे बनी थी जब अमेरिका आजाद हो रहा था, और अमेरिका छोटे छोटे, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो अमेरिका छोटे छोटे पार्ट्स में था, उसको इकट्ठा किया जा रहा था, और नेटिव या कुछ रिबेलियंस कभी भी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग थे उन पे अटैक करते थे। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये 1700 समथिंग में ये लॉ था। आज हम बैठे हैं 2022 में, तब बंदूक की गोली में एक गोली चलानी भी मुश्किल होती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से कई बार चलती थी, टेक्नोलॉजी ऐसी थी। आज ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, आज मशीन गन्स हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोलिफरेशन है वेपन्स का, जो हर किसी के, आप अब लोग बच्चे भी होंगे, टीनेजर्स भी होंगे, जब उनके पास एक्सेस होगा तो ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। और ये अमेरिका अपना लेसन नहीं सीख रहा है, बिकॉज मेरे को लगता है कि अमेरिका की सोच है कि एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट जब अनचेक्ड होता है ना, वो भी थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है। वो ये चाहते हैं कि ये जो बिजनेस है ये चलते रहे। सो दे आर ऑलवेज स्केर्ड, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस है यूएस लॉ मेकर्स के अंदर। जो ये आर्म्स लॉबी है, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यूएस का एक मेजर बिजनेस है। तो जब आप उनसे पैसे लेके अपनी कैंपेन्स रन करते हो, तो उनके ब्रेड एंड बटर पे कोई भी कंट्रोल रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं तो एटलीस्ट पिछले 25 सालों से, अपने स्कूल टाइम से, जब से मैं इस गन लॉज और ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुनता आ रहा हूं, और हर बार एक लिप सर्विस दी जाती है, बट ये इंसिडेंट्स होते ही आ रहे हैं। गन लेना यूएस में ऐसे है जैसे भाजी तरकारी लेना। आप जाओ गन खरीदो, उन्होंने कुछ चीजें कर दी हैं कि भाई इतनी मैगजीन होगी, बट इट इज स्टिल काइंड ऑफ ऑटोमेटिक वेपन्स, मतलब कि लोग गाड़ियों के डिक्की में बेच रहे हैं। और जब गन इतने अवेलेबल होंगे तो फिर इलीगली भी अवेलेबल होंगे। एक तो जगह पे आपने अपना आईडी वगैरह देना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू अ सर्टेन लेवल, पर जहाँ पे कुछ भी नहीं देना वो भी ऑप्शन हो जाती है। गन्स इतनी बन रही हैं तो सारी चीज़ें फॉर्मल मार्केट में थोड़ा बिकती हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ दिस होल बिजनेस हैज हैपेंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी ओपन टू अमेंडमेंट। हम टाइम के साथ चीजें अगर बदलेंगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर आप एक धार्मिक बुक की तरह मान लोगे कि भाई ये पूजनीय है और सिर्फ पूजना है, उससे आपको लेसन लेने हैं। जो बुक 250 साल पहले, उसमें आई एम श्योर कुछ चीजें रेलेवेंट होंगी, पर कुछ चीजें बदलनी भी चाहिए। और ये एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी का यही है कि जो चीजें इतना नुकसान कर रही हैं आपके लोगों का, उसको बदलने के लिए हम ओपन हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अनक्वेश्चनेबल। ये बात आज की डेट में हर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्री को समझनी ही पड़ेगी।
सो थैंक यू विशाल। मुझे लगता है कि जो इनसाइट्स हमने अपने व्यूवर के सामने रखा है, होपफुली उन्हें इन मुद्दों पर, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल, साथ ही हिमाचल की जिन खबरों को हमने आपके सामने पेश किया, विशाल ने जो अपने इंटरेस्टिंग इनपुट्स दिए हैं, उनसे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी इन इश्यूज़ को लेकर। तो फिलहाल इनसाइट्स विद विशाल सूद में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे और बड़ी बड़ी मुद्दों को आपके सामने इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आपके सामने ज़रूर आएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।